हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रह के बारे में और जो 8 ग्रह है उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे जो पृथ्वी की गति है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पृथ्वी की गति के बारे में। जो पहला गति है इसका, यानी कि जो पृथ्वी है वह 2 प्रकार की गति करती है। जो पहला है वह घूर्णन गति, एक जो है वह है घूर्णन गति, एक है घूर्णन गति। इसी को बोलते हैं दैनिक गति। इसको ही बोलते हैं दैनिक गति, क्योंकि यह जो गति है रोज होती है, इसलिए इसे दैनिक गति भी बोलते हैं। और ये इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण गति। यानी कि जो पहली गति है वह घूर्णन गति, या इसे दैनिक गति, या इसे परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। और जो दूसरा गति है पृथ्वी की, जो दूसरी गति है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति या इसे वार्षिक गति भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक वर्ष में पूरा करता है 365 दिन में यह जो सूर्य के चारों तरफ, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। तो यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति के बारे में, यानी कि घूर्णन गति के बारे में देखेंगे और फिर इसके बाद परिक्रमण गति के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार है वह कैसा है, यानी कि पृथ्वी का अगर आकार पूछा जाए तो पृथ्वी जो है वह भू आब है, यानी कि भू आब। यानी कि जो पृथ्वी का आकार है वह है, यानी कि ऊपर से और नीचे से चपटी और बीच से थोड़ा सा मोटा है, यानी कि इसको ही भू आब बोलते हैं। यानी कि हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी की गति के बारे में, यानी कि घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। सबसे पहले हम इसके गति के बारे में पढ़ने से पहले हमारे सामने 2 चीज़ें हैं। एक होता है अक्षीय गति क्या होता है, एक अक्षीय झुकाव क्या होता है, एक कक्षीय झुकाव क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। एक होता है अक्षीय और एक होता है अक्षीय झुकाव। एक होता है अक्षीय झुकाव और एक होता है कक्षीय झुकाव। यानी कि इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। यानी कि जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि जो पृथ्वी है जो पूरी, यानी कि यहाँ से जो सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षीय झुकाव किसे कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम सीधा काल्पनिक रेखा खींच देते हैं और बीच में से भी एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षीय झुकाव के बारे में। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होती है इसी को बोला जाता है अक्षीय झुकाव। यानी कि यही जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी को बोला जाता है अक्षीय झुकाव। तो और एक होता है कक्षीय झुकाव के बारे में। एक होता है कक्षीय झुकाव। यानी कि हम लोगों ने अक्षीय झुकाव के बारे में देखा, यानी कि जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहाँ से लेकर जो एक काल्पनिक रेखा अगर खींचेंगे तो जो मेन होगा उसके बीच की दूरी को ही अक्षीय झुकाव बोलते हैं। अगर बात की जाए कक्षीय झुकाव की, तो जैसे मान लीजिए कोई भी अगर वृत्त होगा तो यहाँ से अगर इसका जो कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि जो टोटल इसका कोण बनेगा 360 बनेगा। यानी कि हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज़ एक जगह से घूमकर फिर इसी जगह आ जाती है तो उसका जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यानी कि जो इसका जो बनेगा यानी कि 90 बनेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा, यहाँ से जो इसका कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि जो अक्षीय झुकाव की बात की जाए तो 90 में से अगर हम 23.5 को घटा देंगे, यानी कि ये पूरा 90, ये 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। अगर हम 90 में से 23.5 को
घटा देते हैं तो यही निकल कर आता है अक्षीय झुकाव। नहीं, यही निकल कर आता है कक्षीय झुकाव, यानी कि 66.5 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दूरी की बात की जाए तो इसी को बोला जाता है कक्षीय झुकाव। अगर हम इसको मिटा देते हैं जैसे, तो हम लोगों ने यानी कि देखा ये जो होता है इसको बोला जाता है कक्षीय झुकाव। इसको बोला जाता है कक्षीय झुकाव। और इसको जो बोला जाता है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री कक्षीय झुकाव। और अगर मान लेते हैं और जो बीच में एक लाइन जो होती है इसको बोला जाता है, ये जो है पूरा वो पूरा सीधा नहीं होता है, यानी कि ऊपर होता है, इसको बोला जाता है जो बीच में होता है इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या विषुवत रेखा, या इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, या इसे ही बोला जाता है भूमध्य, इसे ही बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो हम लोगों ने देखा कक्षीय झुकाव के बारे में, फिर देखा अक्षीय झुकाव के बारे में। और जो पृथ्वी है यहाँ पर एक सबसे यानी कि 0 डिग्री लाइन के ऊपर एक रेखा खींची गई है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। और एक नीचे रेखा खींची गई है, इसको बोला जाता है मकर रेखा। यानी कि जो ऊपर वाला होता है इसको बोला जाता है इसको जो बोला जाता है ऊपर वाले को बोला जाता है 23.5 डिग्री, ऊपर वाले को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी कर्क रेखा बोला जाता है, यानी कि उत्तरी कर्क रेखा। और जो जो नीचे वाला होता है ये इसको बोला जाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। यानी कि हम लोगों ने देखा अक्षीय झुकाव के बारे में देखा, फिर देखा कक्षीय झुकाव के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा यानी कि कर्क रेखा के ऊपर जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो लाइन होते हैं कर्क रेखा, इसे उत्तरी कर्क रेखा अक्षांश बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसे दक्षिणी मकर रेखा अक्षांश बोला जाता है। और जो बीच में होता है उसे 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कक्षीय झुकाव क्या होता है, अक्षीय झुकाव क्या होता है। अब हम देखेंगे यानी कि घूर्णन गति के बारे में, और फिर इसके आगे परिक्रमण गति के बारे में क्या है। अगर बात किया जाए यानी कि घूर्णन गति के बारे में, घूर्णन गति, जो घूर्णन गति होती है इसे दैनिक गति भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो गति होती है रोज होती है। यह जो है वह सूर्य यानी कि जो अपने अक्ष के परितः घूमने की प्रक्रिया को ही घूर्णन कहते हैं। यह लगभग अपने अक्ष पर लगभग 23 घंटा 48 मिनट 4 सेकेंड में घूम जाती है। लेकिन इसको हम लगभग मान लेते हैं 24, इसको हम मानते हैं लगभग 24 घंटा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि जो अपने अक्ष पर घूम रहा है वह 23 घंटा 48 मिनट 4 सेकेंड में घूम रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं 24 घंटा मान रहे हैं। लगभग हम 4 सेकेंड का समय अधिक मान रहे हैं। यही जो 4 सेकेंड का अधिक समय मान रहे हैं यही जाकर आगे चलकर लीप ईयर में चेंज हो जाता है, और उसी कारण से फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। इसको हम आगे देखेंगे। यानी कि इसका घूर्णन की बात करें तो 23 घंटा 48 मिनट 4 सेकेंड में यह घूमती है, लेकिन इसको हम सुविधा के लिए 24 घंटा मान लेते हैं। अगर बात की जाए जैसे यह जो यानी कि जो घूर्णन की दिशा होती है वह पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। इसी के कारण से यह जो घूमती है इसका लगभग यानी कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष के परितः घूमती है। यानी कि घूर्णन करने के कारण ही दिन और रात होता है, दिन और रात। अगर बात की जाए दिन और रात होने की प्रक्रिया,
यानी कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। यानी कि अपने अक्ष पर जैसे ये घूम रहा है तो इसी के कारण से अगर एक तरफ से अगर प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ से अंधेरा इधर से, यानी कि यहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो एक तरफ ही उजाला होगा और दूसरी तरफ अंधेरा होगा। यानी कि इसी तरह से जब घूमता है तो एक तरफ प्रकाश होता है, एक तरफ दिन हो जाता है और एक दूसरी तरफ रात होता है। तो हम लोगों ने देखा यानी कि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। और घूर्णन गति के कारण ही इसमें से जो हवाएं निकलती है, हवाएं और दिशा का भी परिवर्तन होता है। हवाएं या और धाराएं भी निकलती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। यानी कि जब घूर्णन गति के कारण ही जो हवाएं और धारा में जो हवा और धारा में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। यानी कि जब घूर्णन गति होती है तो इसके द्वारा जो हवा निकलती है और जो धारा निकलती है उसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। लेकिन अलग अलग, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसकी जो दिशा होती है यानी कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला है वह दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो है वह तो 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। यानी कि इसका जो निकलता है घूर्णन गति के कारण जो धारा निकलती है, जो हवाएं निकलती है, इसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। और इसकी जो दिशा होती है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वह दाएं तरफ होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वह दाएं तरफ होती है। अगर बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वह बाएं तरफ होती है। यानी कि कोरियोलिस बल का जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में वह दाएं तरफ होती है और जो कोरियोलिस बल की जो दिशा होती है दक्षिणी गोलार्ध में वह बाएं तरफ होती है। तो हम लोगों ने घूर्णन गति के बारे में देखा। यानी कि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है और घूर्णन गति के कारण ही ज्वारीय तरंग, ज्वार भाटा आता है। यानी कि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है और इसी के कारण ही ज्वार और भाटा आता है। और इसका जो समय है लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। लेकिन लगभग हम 4 सेकेंड इसको अधिक मानते हैं, जिसके वजह से ही लीप ईयर्स में एक दिन बढ़ जाता है। फिर हम लोगों ने देखा इसकी जो मैंने घूर्णन करने की जो गति है वह 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो इसके द्वारा जो घूर्णन गति के कारण जो इसमें से धारा निकलती है उसको बोला जाता है कोरियोलिस बल। इसकी अगर बात की जाए कोरियोलिस बल की तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो दिशा होती है वह दाएं तरफ होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है वह बाएं तरफ होती है। तो हम लोगों ने घूर्णन के बारे में देखा। अब देखेंगे इसके आगे परिक्रमण के बारे में। यानी कि अब देखेंगे परिक्रमण गति के बारे में। दूसरा जो है परिक्रमण। परिक्रमण गति की बात की जाए तो इसे वार्षिक गति भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपना जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वह 1 वर्ष में पूरा करता है। 1 वर्ष नहीं होता है, 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही होता है। लगभग 365 दिन 6 घंटा होता है। लेकिन हम इसे 365 ही मानते हैं। यह जो 6 घंटा है आगे चलकर यही लीप वर्ष में यानी कि फरवरी 29 दिन आगे चलकर यही जो समय है वह लीप ईयर्स में चेंज हो जाता है और जो फरवरी होता है वह 29 दिन का हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं परिक्रमण गति के बारे में। इसको बोला जाता है वार्षिक गति। इसका जो मतलब गति करने का जो रफ्तार है वह 1,07,000 यानी कि 10 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह गति करता है।
इसको बोला जाता है वार्षिक गति भी बोला जाता है, क्योंकि अपना ये एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करता है, लगभग 365 दिन 6 घंटा में पूरा करता है। और हम लोगों ने देखा पृथ्वी की गति के बारे में, यानी कि इसके कारण ही परिक्रमण गति के कारण ही जो दिन और रात का बड़ा या छोटा होना। अगर दिन और रात होने की अगर बात की जाए तो वो था घूर्णन गति के बारे में, लेकिन अगर दिन और रात का बड़ा होने की अगर बात करेगा तो वह है परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात बड़ा होता है। अगर सूर्य पर जो सूर्य का तिरछा चमकना है, वह जो कारण है वह परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य का जो तिरछा चमकता है, वह सूर्य परिक्रमण गति के कारण ही तिरछा चमकता है। अगर बात की जाए ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात इसी के कारण होता है, यानी कि परिक्रमण गति के कारण ही ध्रुवों पर, यानी कि ऊपर साइड और नीचे साइड जो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, और इसी के कारण यानी कि परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु है, ऋतु में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह परिक्रमण गति के कारण, यानी कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये जो परिवर्तन होता है वह इसके कारण ही, यानी कि परिक्रमण गति के कारण ही होता है। तो हम लोगों ने देखा घूर्णन गति के बारे में देखा, फिर परिक्रमण गति के बारे में देखा, फिर हम कल देखेंगे अपसौर के बारे में, उपसौर के बारे में, और जो शरद ऋतु और बसंत ऋतु जो यानी कि जो परिक्रमा होती है, यानी कि सूर्य के ये जो चारों तरफ, जैसे मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों तरफ ये जो दीर्घवृत्ताकार से चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो परिक्रमण कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। यानी कि चार जो स्थिति बनती है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। यानी कि 21 जून से किस तरह से आता है, और फिर जाकर 22 दिसंबर से दिन और रात कब बड़ा होता है और छोटा होता है, उसके बारे में कल हम देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा घूर्णन गति के बारे में, फिर इसके बारे में देखा, यानी परिक्रमण गति के बारे में देखा। तो कल हम देखेंगे उपसौर के बारे में और अपसौर के बारे में, और फिर देखेंगे ये 21 जून का दिन क्यों बड़ा होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।